हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर यहाँ तक कर दिया था। अब हम आगे अनएम्प्लॉयमेंट से लेके पूरा चैप्टर एंड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सब हेडिंग, और यू कैन से द वन ऑफ द लास्ट सब हेडिंग्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। पहले बताओ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation when people who are willing to work at an existing वेज रेट एज वेल एज आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो आज के टाइम में मार्केट में सैलरी चली है उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, और वो एबल है। एबल का क्या मतलब है, वो काम कर सकते हैं, उनके पास एडुकेट स्किल्स है काम करने की, बट आर नॉट गेटिंग वर्क। मतलब सब कुछ है इनके पास, हेल्थ भी ठीक है, काम भी कर सकते हैं, करना चाहते भी है, और इनको वेज रेट भी सही लग रहा है, बट इनको काम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, कि डेफिनेशन है ये। वेट, ये यहाँ से आई, यहाँ से लेके डेफिनेशन यहाँ तक है। अगर आपने रट नहीं है, रट सकते हो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, वहाँ पे मैं एक और पढ़ा लूँगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सबसे पहले, उससे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज। ये क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वन ऑफ द PYQ है, इसको ध्यान से रटो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये कि सोर्सेज हमें कैसे पता लगता है कि भाई हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। मतलब ये डेटा हमें देता कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्ट ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हमें सेंसस ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट देता है। ठीक है, सेकंड कौन देता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कहने का मतलब ये है, जो ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, वो हमें एक और बार एक ऐसी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है जिसमें हमें पता लग जाता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और कितने एम्प्लॉयड है, और कहाँ किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, पहली बात ना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स बहुत सारी, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पता नहीं क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट, बट हम हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है थैंकफुली, तो हम दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? मान लो एक फार्म है, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया। मान लो एक फार्म है, उस फार्म में करीब 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग काम कर रहे हैं, बट ज़रूरत उस फार्म में सिर्फ 5 ही लोगों की है। मान लो उनमें से आपने वो 5 लोग हटा भी दिए, एक्स्ट्रा 5 लोग, तो आपकी कोई फार्म की आउटपुट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। इट्स लाइक 5 लोग बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। छोटी सी ज़मीन है भाई, उसमें तुमने 10 लोग लगा रखे हैं, तो काम है नहीं उन 10 लोगों का, है भी 5 लोगों का काम है। अब वो 5 लोग है, वो एक्स्ट्रा है, बट वो फिर भी ऐसा शो करे कि हम तो काम कर रहे हैं। दीज पीपल आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जनरली रूरल एरियाज में होता है, और यू कैन से फार्मिंग सेक्टर में ही ज़्यादा होता है। इसके रीजंस क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के? फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज में क्या होता है, बहुत फैमिली बड़ी होती जाती है, लैंड उतनी होती है, तो लोग एक्ट करते हैं कि भाई हम तो सारा फार्म से ही काम कर रहे हैं, फार्म से ही हमारा प्रोडक्टिविटी वगैरह निकलती है, दिस एंड दैट। ठीक है, पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक। भाई देखो, इंडिया में क्या क्या ट्रेंड था आज तक? यू कैन से जो जो बहुत पुरानी जनरेशन्स थी, मान लो, यू कैन से पहले क्या ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, जो भी होते थे उस टाइम माँ बाप। अब क्या होता था, उनकी प्रॉपर्टी आगे बढ़ जाती थी छोटे बाकी सारे बच्चों में। ठीक है, अब आगे उनके और दो बच्चे हो जाते, वो प्रॉपर्टी और बढ़ जाती थी। उससे क्या होता था, जो लैंड होती थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती थी, और फैमिलीज फिर भी बड़ी बड़ी होने लगी। मान लो कोई बच्चा, उसके पास बहुत ज़्यादा छोटा शेयर आया प्रॉपर्टी का, और उसके आगे दो बच्चे और हो गए। अब भाई इतने लोगों तो काम भी नहीं है फार्म में, जितनी तो लैंड है, इतनी छोटी सी लैंड है, इसमें आपने इतना इतना अपनी पूरी फैमिली एम्प्लॉय कर रखी है इसी में, तो फिर आई मीन इट्स यूजलेस। आई मीन 2 लोगों का काम है, आपने वहाँ 5 लोग रख रखे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। ठीक है, ओके, ये नहीं खोलना था। ओके, यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट क्या है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द एग्रीकल्चर। अब देखो, जो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्यों है? देखो, लोगों को मजबूरी है कि बस फार्म में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कोई नौकरियां ही नहीं है। आपको शहर जाना पड़ेगा, बहुत दूर दराज एरिया में जाना पड़ेगा नौकरी ढूंढने। तो लोग क्या करते हैं, लोग खुश है कि भाई हमारे पास फार्म है, भाई उसी में ही खुश हैं हम लोग सारे। बेशक हमारे मतलब हम लोग वेले भी बैठे, बट चलो फार्म है, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हो, तो बढ़िया है। ठीक है, अब इन्होंने ना दो वेज बताया हमें कि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस। नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस इन द विलेजेस। विलेजेस में कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, उससे प्रमोट किया जाए। कुछ नॉन फार्म, यू कैन से बिजनेसेस वगैरह, यू कैन से कुछ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, वो सब कुछ प्रमोट की जाए, ताकि यू कैन से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन इंडस्ट्रीज़। अब आप कहेंगे भाई बात रूरल एरियाज़ की हो रही है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से रूरल एरियाज में होता है, गाँव में होता है, फार्मिंग में होता है, अब भाई आप अर्बन एरिया में क्यों पहुँच गए? अर्बन एरिया का मतलब ये है कि आप अर्बन एरियाज में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दो, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी, अर्बन एरियाज में आप बहुत बड़ी एक
हाँ, अर्बन एरियाज़ में आप बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में आप बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दो, अब उस फैक्ट्री में वर्कर्स भी तो लगेंगे, अब वर्कर्स कहाँ से लाओगे? वो जनरली जब रूरल एरियाज़ वाले देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं और इनको वर्कर भी चाहिए और ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं चाहिए, तो ये लोग गाँव के लोग क्या करेंगे, वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े अर्बन एरियाज़ में, और ताकि वो उस फैक्ट्रीज़ में काम कर सके, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हमारी बुक ने, सो हम इसे पढ़ेंगे। अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मेरे मेरे भाइयों, अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक फार्मर है, उसने अपने खेत में कोई एक बीज डाल दिया, अब उसे उगने में तो बहुत टाइम लगेगा, करीब 5-6 महीने लगेंगे। अब 5-6 महीने वो फार्मर के उस बीज को देखता रहेगा, भाई कब उगेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब भाई फार्मर क्या करेगा, अब जो बीज का टाइम पीरियड, इसमें वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेगा। अब जनरली फार्मर्स कुछ करते नहीं है, आई मीन जो ये कैन से 5 से 6 महीने का वेला टाइम पीरियड होता है, वो कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयड। और जनरली लोग ना, जैसे फार्मर्स होते हैं, वो दूसरी तीसरी एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे पॉटरी वगैरह, या यू कैन से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें एंड दिस एंड दैट, कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं वो लोग, ठीक है। और यू कैन से कैजुअल वर्कर्स बन जाते हैं वो लोग, ठीक है, कई केसेस में। बट जो ये 5 से 7 महीने का टाइम पीरियड है आपकी फसल उगने से लेके हार्वेस्ट करने तक, ये जो ये बीच का टाइम पीरियड होता है जिसमें फार्मर्स वेले होते हैं, इस टाइम पीरियड को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन ये लिखे है, इट अकर्स सिंपली बिकॉज द एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, ऑफन द फार्मर्स works are out of the job, they have no work to do. The volume of the seasonal unemployment depends upon the condition of the method of cultivation. A year it estimates that the farmers who grow one crop in a year usually remains unemployed for 5 to 7 months. ठीक है, आपने लगा दिया हार्वेस्ट, आई मीन बीज लगा दिया, अब हार्वेस्ट करने के बीच में जो टाइम पीरियड है वो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने बात तीसरी बार बोल दी, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाम की क्या चीज़ होती है? अब देखो, हाँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ ली, वो कहाँ होती है? जनरली विलेजेस में, जॉइंट फैमिलीज के बीच में ज़्यादा होती है। बट ये कहना ना सही नहीं है। आपने कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में, आपने ना एक चीज़ देखना, हमारे घरों में ना गवर्नमेंट जॉब्स की बड़ी तारीफ सुनी है। और अगर कभी आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओगे, बहुत ज़्यादा दूर दराज किसी गाँव में, आप वहाँ पे देखना ना, 5 टीचर हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए पढ़ने के लिए, ठीक है। अब भाई 5 टीचर 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताओ, और ये टीचर सैलरी कितनी ले रहे हैं? 80,000, 70,000, एक बच्चे कितना दो? तो ये भी काइंड ऑफ एक यू कैन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 5 लोग हैं 2 बच्चे के ऊपर, ज़रूरत है 5 टीचर्स की? बिल्कुल भी नहीं है, बट क्यों बैठे हैं? बस बैठे हैं, सरकारी नौकरी है, कोई हटा नहीं सकता इनको, ठीक है। हैव अ डीपर लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यही बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज देखो, लॉट्स ऑफ पर्सन आइडलिंग ऑल द टाइम, कहने का मतलब यही है, बहुत सारे सरकारी नौकरी में लोग ऐसे जो ऐसे ही विले बैठे होते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय, मतलब वही बच्चा है ना पढ़ाने के लिए, असलियत में 2 स्टूडेंट्स है, टीचर 5 रखे, काम किया कुछ भी नहीं, ठीक है। श्योरली इट इज़ अ साइन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक तरह की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है इन अ गवर्नमेंट और यू कैन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पहली बात तो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ना मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम चीज़ है ना, आगे जाके जो ये फुल यू कैन से दिस, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये और चीज़ें भी आती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से कर देंगे हम। तो इस जो ये काइंड ऑफ एक ये बॉक्स है, येलो बॉक्स, इसको अभी हम स्किप करते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वजह से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब नौकरी कितनी बनाओगे, पॉपुलेशन और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर सीजनल ऑक्यूपेशन, हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक हमेशा रहती ही रहती है हमारी कंट्री में, जो अभी हमने पीछे 5 से 7 महीने का टाइम पीरियड बताया ना, दिस इज़ नोन एज सीजनल, यू कैन से एग्रीकल्चर की वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारी राइज हो रही है, ठीक है। अब देखो ये पेज मैंने इसलिए काटा क्योंकि ये फोटो 2 बार ले ली मैंने गलती से, ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिस्पाइट द डेकेड, भाई देखो मेरे को खुद जनरली ये बस समझ नहीं आया कि इन्होंने क्यों यहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ लिखा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस पॉइंट का, सो आई एम गोना स्किप। कि भाई देखो इरिगेशन से कैसे कोई कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पॉइंट, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट हम जॉइंट फैमिली में। अब देखो जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने पहले भी बताया, जॉइंट फैमिली है भाई, एक खेत है, उसमें उसमें करीब बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली ओन करती है उसको। तो भाई काफ़ी सारे बंदे ऐसे वेले बैठे हुए हैं वहाँ पे, अरे कोई बात नहीं, चला हुआ है सिस्टम, दादे का सिस्टम है, चला हुआ है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो लोग काम भी नहीं कर रहे, मतलब जो लोग जॉब कर सकते थे, जो यू कैन से जो यूथ जो उस फैमिली का था, जो किसी प्रोडक्टिव जगह पे जॉब कर सकता था, कहीं हायर पोस्ट पे जा सकता था, तो वो भी गांव में बैठे कि कोई बात नहीं, दादू की प्रॉपर्टी है, मज़े करेंगे, ठीक है। डेकेड ऑफ द कॉटेज,
डीके ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज। पुराने टाइम में इंडिया में क्या होता था ना, रूरल एरियाज में ना कॉटेज और स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी। मतलब गांव में ही लोग खादी का कपड़ा खुद बनाते थे। गांव में ही लोग घड़े वगैरह आज भी बनाते हैं खैर कई जगहों पे, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ, हर एक गांव में ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट थी कि लोग जो थे वो घर में ही सारे पॉट्स बनाते थे, घर में ही अपने कपड़े बनाते थे, सब कुछ काम घर में ही होता था। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स ये जो सारा कॉटेज और यू कैन से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह था, ये सारा ख़त्म हो गया और डिक्लाइन हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब लोगों के पास सेविंग ही बहुत कम है, तो लोग इन्वेस्ट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? लोग बिजनेसेस वगैरह खोलेंगे, बिजनेस की तरफ इन्वेस्ट करेंगे। अगर लोग बिजनेसेस की तरफ इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस में भी एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन जाएगा। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैलेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द लेबर। जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा कम मोबाइल है। मतलब लेबर दे आर, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, अनविलिंग, दे आर अनविलिंग टू मूव। मैंने अगैन मैं वही एग्जांपल दूंगा भाई, लद्दाख का बंदा यूपी में आके काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जो यूपी का बंदा उसे लद्दाख में जाके काम करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा जोग्राफिकल, यू कैन से टोपोग्राफिकल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। द लास्ट सब हेडिंग दैट इज़ गवर्नमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये मुझे लगता है जो टी आर जैन है इसमें ये बहुत ज़्यादा फैला के ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात तो ये सारी जो स्कीम्स है इसके साथ आप डेट याद रखो, और मैं कहूँगा ना, अगर ये डेट आप याद रखोगे ये आपको सी यू ई टी में बहुत हेल्प करेगा। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा सी यू ई टी के लिए आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एन सी आर टी ही पढ़ना, ये मत पढ़ना ये सारी रेफरेंस बुक्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में। इसका क्या गोल था? जो भी सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे? जब आप उनको लोन प्रोवाइड करोगे। तो लोन प्रोवाइड कर रहा जा रहा है ताकि आप एक कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। अ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी है, ये 1997 में आई थी। डेट याद कर लो, रट्टे वाली चीज़ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मतलब वही बात है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, नाम से लग रहा होगा आपको कि इसमें तो शायद सरकार नौकरी दे रही है। जी नहीं, इसमें भी लोन प्रोवाइड किया जाता है आपको, और आपको खुद अपने आप कोई बिजनेस शुरू करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है इसमें भी यही कहा जाता है कि भाई आपको लोन दे रहे हैं, आप अपना वो स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। ये कब हुआ था? 2008 में। ये वाला कब हुआ था? 1995 में। डेट्स याद करनी बहुत ज़रूरी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ना पता नहीं क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना, इसको इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। दिस योजना वॉज लॉन्च इन द विलेज इन अप्रैल 1999 में ये लॉन्च हुई थी। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइजेज वर एस्टैब्लिश इन द रूरल एरियाज। जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस है ये रूरल एरियाज में खोले गए थे। अब देखो, जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने संदीप गर्ग के साथ क्रॉस चेक करके ये चीज़ ली हुई है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जो मनरेगा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट। भाई देखो, मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं याद करना ना, ये सब इनमें से ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो याद करना ही करना है। जो ये मनरेगा स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी? 2005 में। इसमें क्या होता, हु आर विलिंग टू वर्क मिनिमम वेज ऑफर्ड द वर्क में। देखो, ये क्या करता है, ये जो ये स्कीम है ये लोगों को गारंटी देती थी कि हम आपको 100 दिनों तक एम्प्लॉय कर देंगे। मतलब 100 दिनों तक हम आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार कैसे देंगे? गांव में छोटे मोटा जो काम होता है वो नरेगा के थ्रू होता है, ठीक है। दी सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर रिपोर्ट इन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी सब कुछ, बस ये याद रखना है 2005 में आया था। और गवर्नमेंट इससे लोगों को 100 डेज तक की गारंटी देती है कि हम आपको काम देते हैं, ठीक है। और आई थिंक इसकी जो आई थिंक 200 रुपये मिलते हैं पर डे इसमें, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, दैट इज़ NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये आजीविका योजना, आई थिंक इसका नाम चेंज किया गया था इनटू द दीन दयाल अंत्योदय योजना। अभी इसमें भी क्या हुआ था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 90 लाख पर्सन को काइंड ऑफ बेनिफिट्स एक्सपेक्ट किए गए हैं कि मिलेंगे। दिस एंड दैट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये एक अनदर अच्छी स्कीम है। अब आप पूछेंगे इसमें तो सड़क बन रही है, इसमें लोगों के एडवांटेज है। भाई जब सड़क बनाओगे तब लेबर भी तो लगेगी। लेबर कहाँ से आएगी? लेबर लेबर के लिए लेबर मतलब, अब देखो, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ही। with the objective of the providing the single all weather road connectivity to the unconnected area, generating employment as well as underlaying them the, वही बात है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। एक सिंगल ऑल वेदर रोड, मतलब पक्का जो रोड है वो बनाया जाता है टू द स्मॉल एरियाज, यू कैन से बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में, ठीक है। अब जो ये वाला है ना, ये वाले पॉइंट्स आ गए, इसकी जगह ना मैं आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो हमारे संदीप गर्ग में क्या दी है। मेरे पास अभी संदीप गर्ग भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संदीप गर्ग में ये है
ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, फर्स्ट ये होगी। सेकंड चीज़, संदीप गर्ग में क्या दी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे देती है गवर्नमेंट लोगों को? गवर्नमेंट के काफ़ी सारे होटल्स हैं, आपने सुना होगा, ये गवर्नमेंट का होटल है, ये गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, और ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री है। अब गवर्नमेंट की फैक्ट्री, गवर्नमेंट का होटल, इनमें काम कौन कर रहा है? काम करने वाला कौन है इसमें? ये सारे जनरल आम आदमी के लोग हैं। आम आदमी को जो जितने सारे लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दी कि नहीं गवर्नमेंट ने? दी, बिल्कुल दी। और जैसे रेलवेज़ है, रेलवेज़ में जो चला रहा है, मतलब जो ड्राइवर है, जो ट्रेन को चलाता है, मुझे नहीं बोलते पता क्या बोलते हैं, जो टीसी है, जो यू कैन से जो पर्सनल ड्राइवर्स होते हैं, जो नेताओं वगैरह को मिलता है, जो यू कैन से सिविल सर्वेंट्स वगैरह को मिलता है, ये सारे क्या है? इनको डायरेक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रही है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है डायरेक्टली उनको नौकरी में रख के। सेकेंडली, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कैसे लोगों को नौकरियां देती है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट एक होटल बना रही है। यू कैन से जस्ट टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट एक अपनी ना बिल्डिंग बनाती है, एक मान लो एक नया डीसी ऑफिस बनाना है। अब नया डीसी ऑफिस बनाना है, उसके लिए आपको क्या, उसके लिए आप क्या करोगे? आप कॉल करोगे किसको? सबसे पहले तो आप ट्रांसपोर्ट वाले लाओगे, ट्रक वाले को कॉल करोगे, भाई साहब सुनो, हमें सामान लाना है वहाँ से, रेता वगैरह लाना है वहाँ से, सीमेंट वगैरह लाना है, दिस एंड दैट, ये सब कुछ के लिए आप कॉल करते रहोगे। अब इससे क्या है कि एक जो ट्रक ड्राइवर है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उसको भी एक रोज़गार मिल गया। अब देखो, यू कैन से, और काफ़ी सारे लोग जो सीमेंट वगैरह को यू कैन से गाड़ी में लोड करते हैं, डीलोड करते हैं, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया। मतलब ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट लोग बाकियों को भी एम्प्लॉयमेंट, यू कैन से रोज़गार प्रोवाइड कर रही है, और यू कैन से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। थर्ड, इनडायरेक्ट भी मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट इज़, अब गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई है, और वो यही है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है। इनमें से स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ये भी हमारे संदीप गर्ग में मेंशन है। नरेगा तो है ही, बस यही दो है। जयंती, अच्छा हाँ, स्वर्ण जयंती मैंने आपको बोला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। मतलब इन चार को अगर आप याद कर लोगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू द संदीप गर्ग। और मैंने क्रॉस चेक कर लिया अभी आपके मुंह के सामने, संदीप गर्ग और टी आर जैन को, ठीक है। ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, वो भी एक अच्छा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात इन योजनाओं की, जस्ट यू कैन जस्ट गिव इट अ रट्टा, मैं यही कहूँगा इसमें, क्योंकि ये सारी लेटेस्ट स्कीम्स है, रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। अब मैं रीसेंट इनिशिएटिव्स आपको इसलिए नहीं कहूँगा एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि टीचर्स नंबर काट देते हैं। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं, वो आपका स्ट्रिक्टली जो आपकी आंसर की के हिसाब से वो चेक करता है। अब आंसर की में ये चीज़ें होगी नहीं, तो वो टीचर आपके ऑब्वियसली मार्क्स काट देगा। पर चलो, आपने आपने 100 on 100 मार्क्स लाना है, तो आप टू बी श्योर रहना चाहते हैं, तो आपको ये सब कुछ भी पढ़ना चाहिए। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कोविड-19 पेंडेमिक्स के बाद इन 2020 लॉन्च की गई थी। जब पेंडेमिक आया था, उसको यू कैन से, जब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई थी, और दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये लाई गई थी इन 1 अप्रैल 2016 में, ये लाई गई थी। ठीक है, मैं बस एक थोड़ा थोड़ा इतना ही पढ़ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ओके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 125 डेज अभियान ऑफ लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री विद मिशन टू एड्रेस द इशू ऑफ द रिटर्निंग माइग्रेंट्स। मतलब ये भी एक ऐसा योजना थी जो कोविड-19 के जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे, उसे काउंटर करने के लिए ली गई थी। दीन दयाल अंत्योदय योजना, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट योजना, इसको याद कर लो। अच्छा, ये तो पीछे भी हुई है अभी, है ना? वेयर इज़ दैट? दीन दीन दयाल उपाध्याय, इधर भी कहीं पे है, मैं शायद भूल रहा हूँ उसको। ये देखो, ये दिस इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसे भी हाँ इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लो आप। इतने इतने कर लोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक दिस इज़ रूरल, वो रूरल थी या अर्बन थी, कुछ ऐसा जैसा सिस्टम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, for providing the loans up to the 10 lakh to the non-corporate, non-farm micro enterprises। अगेन लोन की बात हो रही है, ताकि आप अपने प्राइवेट दुकान टाइप खोल सके, एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस खोल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम इन द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल सर्टिफिकेट स्कीम, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो ऐसे तो अगर तो आप देखोगे एज ए जनरल नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूँगा एग्जाम परस्पेक्टिव से, अभी भी मैंने आपके साथ जो हमारी संदीप गर्ग है उससे क्रॉस चेक किया, तो मेरे को तो नहीं लग रहा दोनों में से ये सब कुछ कभी आने वाला है, ये जो सारे पॉइंट्स है। तो ज़्यादा तो मैंने संदीप गर्ग में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंशनड ही नहीं है, और इवन एनसीईआरटीज़ में भी ये चीज़ ज़्यादा मेंशनड है नहीं। ठीक है,
तो बल्कि मेंशन्ड है, बट एक जो एडिशनल चैप्टर्स है ना, जो मैंने आपको एक बार, जो मेरी एक वीडियो है ना संदीप गर्ग और टी आर जैन के बीच में जो कंपैरिजन किया था मैंने, उसमें बताया था कि कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जो एडिशनल आए हैं हमारी बुक में, ये उनमें से है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो ये सारी योजना है ना, ये उस चैप्टर में दी है, और ये कभी बोर्ड्स में पूछी नहीं जाती है। बट मैंने बेसिक आपको बता दी जो आपको याद करने की ज़रूरत है, मैंने आपको अच्छे से उनमें टिक लगा दिया। खासकर नरेगा तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही सकता है गारंटेड। बाकी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली बता दी, 1 2 3, मतलब 4 5 और अबाउट 6 तो मैंने आपको बता ही दी है यहाँ पे, ठीक है। अब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो सब कुछ है, इसकी डेट क्या क्या है, पहले तो डेट याद कर लो। इट वॉज लॉन्च इन 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च की गई थी। अब ये ना क्यों लॉन्च की गई थी, जो एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स है, और इवन से एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, एक कंट्री में कैसे ग्रोथ होती है, पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। बट हमारी इकॉनमी कुछ उल्टी चली। हमारी इकॉनमी पहले प्राइमरी सेक्टर में थी, फिर उसने सेकेंडरी को छोड़कर डायरेक्ट टर्शियरी पे जंप मार दिया। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पता है कि भाई अब सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो नौकरियां हैं वो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर ही दे सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर। भाई देखो, टर्शियरी सेक्टर को अगर आपने डेवलप करना है, उसको आपको उसके लिए आपको सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द, चलो अब ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। पी वाई क्यूज़ क्या क्या है, देखो थोड़े तो पी वाई क्यूज़ मैंने आपको ऐसे ही बता दिए जो 2024 के एग्जाम में आए थे, बाकी हम इधर पढ़ेंगे। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंपेयर एंड एनालाइज द स्टेटस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। मैंने कहा था ना, जो आपको डाटा याद नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हारे पास ना इस तरीके से आएंगे एग्जाम में। आपके पास ये टेबल दिया होगा, अब आपको डिस्क्राइब करना है। अब मैं सोच रहा हूँ टेबल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊं, पर वैसे ना बहुत ईजी होता है कि भाई 90, बस आपने लिखना होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं 1972 73 में वो इतने थे, वो 2011 और 12 में इतने हो गए रेगुलर सैलरीड। मान लो एक लाइन इसके ऊपर होगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर होगी, तीसरी इतनी होगी, फिर बाकी एक छोटा सा फिर मार्क, और एक ब्यूटीफुल से एक होता नहीं वो, थोड़ा बहुत एक जनरल जैसी स्टेटमेंट लिख दो, और आपका आंसर यहीं पे खत्म, ठीक है। वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने पीछे बड़े डिटेल में पढ़े कि एजुकेशन कम होती है, फैमिलीज अलाउ नहीं करती, सोशल कंस्ट्रेन, पता नहीं क्या क्या क्या, ठीक है। ओके, एनालाइज एंड द रीसेंट ट्रेंड्स इन द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर में पहले कितने थे, अब कितने है, बस इसको भी आपने वैसे ही टेबल इंटरप्रिटेशन की तरह कर लेना है। देखो ये ना फ्री के मार्क्स होते हैं, मैं जेनुअनली बोल रहा हूँ भाई, फ्री के मार्क्स 4 नंबर का पूछते हैं कई बार तो ये, क्योंकि जो 2024 वाला एग्जाम था उसमें तो 4 नंबर का डायरेक्टली एक टेबल दिया था, उसे डिस्क्राइब करना था, ठीक है। फ्री के मार्क्स जिसे बोलते हैं ना। ओके, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ओके अब होगा। डिफाइन द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, बहुत इजी, ठीक है, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, अभी वो क्या सिग्निफाई करती है, ये भी सब कुछ गिवन था पीछे, ठीक है। एनालाइज द ट्रेंड ऑफ दिस, ये भी हमने अगेन टेबल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, टेबल को इंटरप्रेट करना है, फ्री के मार्क्स, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया, मतलब जो वर्क फोर्स है वो फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रही है, उसे डिस्क्राइब करो, बस यही है बेसिक, और कुछ नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आ गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। Compare upon the informalization of the labor force in India. Wait, comment on the informalization of the and define the worker population ratio. ये भी हमारे पास given था, ठीक है। It is necessary to create the employment in the formal sector rather than the informal sector. Defend and refute the statement. अब देखो आपको इसने बोला है कि क्या, आपको क्या ठीक लग रहा है कि ज़्यादा जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में बननी चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर में बननी चाहिए। अगर आप इसे येस या नो करो, अब येस या नो करो उसके अप्रोप्रिएट रीज़न दो। अब देखो सीधी सी बात है, आपको ये लिखना है कि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा किसी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स एंजॉय करते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, आप लॉज वगैरह लेबर लॉज एंजॉय कर सकते हो, एंड एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है। वर्कर्स वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर्स अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। जो वर्कर्स है जो ज़्यादा फॉर्मल, देखो देखो अभी ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स है जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स से ज़्यादा कमाते हैं। डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, अब इसे आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी, ठीक है। आउट ऑफ द 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ओनली अबाउट 21% आर वुमेन फाउंड इन द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, इलूसिडेट। भाई ये कह रहा है कि जो 30 मिलियन हमारे फॉर्मल सेक्टर में जितने सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ 21% वुमेन है जो रेगुलर सैलरीड वर्क एम्प्लॉयमेंट में मतलब जो रेगुलर सैलरीड, व्हाट इज दिस, वुमेन वर फाउंड इन द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा क्यों है, अब मेरे को एक्सप्लेन करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी देखो, और कई ना क्वेश्चंस आपके, चलो इसको तो, ये तो सारे इजी थे क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस ना ऐसे भी हो गए जो आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि भाई क्वेश्चन वुड बी लाइक, एक 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि विमेन को क्यों मतलब विमेन एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन था, विमेन एजुकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है, एक ये भी पॉइंट था।
एक क्वेश्चन था। अब इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये काइंड ऑफ जनरल सा क्वेश्चन है। अब अगर देखो जिस बंदे ने ये पूरी बुक समझ रखी है, अच्छे से समझ रखी है, वही ये इन सब क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। एजुकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है। और यू कैन से जो ह्यूमन कैपिटल वाला चैप्टर है उससे ये थोड़ा जो क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मैं आपको ये थोड़ा बहुत वार्न कर रहा हूँ, तो उससे डरना नहीं है। थोड़े बहुत पॉइंट्स हर चैप्टर से उठाओ अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है, और इसी तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर इतना टफ नहीं होता, इजी होता है। सो डोंट टेक टेंशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। फाइनली हम इस बुक को ख़त्म करते, दैट इज़ आर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और थैंक यू फॉर फॉलोइंग द सीरीज़। आफ्टर दिस आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं अगेन वो चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर आपको लगता है कोई आपकी स्पेसिफिक चैप्टर की डिमांड है, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ। सो या, so students, thank you for watching the video. Make sure to like if you think this video was helpful. Bye bye students.